अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। दुआ रोज आपसे आपके सामने तिलावत करता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी। रब्बी, है मेरे रब। अरबी के अंदर जो या है, ये या जो है ये मेरे के लिए बोला जाता है। थोड़े थोड़े अल्फाज को जरा आप सोचना शुरू करेंगे तो काफी आपको समझ आ जाएगी। तो रब्बी, मेरा रब। बैत घर को कहते हैं, बैती मेरा घर। लिसानी मेरी जुबान। अमरी मेरा अमर, मेरा काम। तो इसके अंदर ये या जो है ये काफी इस्तेमाल हुआ है। रब्बी इश्रह ली सदरी, या रब खोल दे सदरी। सदर सीने को कहते हैं, मेरे सीने को। व यस्सिर ली, और आसान कर दे मेरे लिए। अमरी मेरे काम को। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और खोल दे जुबान मेरी। लिसान जुबान को कहते हैं, लिसानियत। यफ़क़हू कौली, वो सब समझ सके कौली मेरे कौल को। तो ये हम चार चीजें अल्लाह से रोज मांगते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे काम में आसानी पैदा करे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर एक प्रिंसिपल बताया है, कामयाबी का असूल। कि असूल ये है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे काम ठीक हो, वकूल कौलन सदीदन, तो जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूलु कौलन सदीदा। ऐ लोगो, जो ईमान लेकर आए हो, तकवा रखते हो अल्लाह पर ईमान के साथ, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, तो मैंने तुम्हारे अमाल को ठीक कर दूंगा, सीधा कर। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। आपसे क्वेश्चन किया गया था टेस्ट के अंदर, डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का, 4 नंबर का। सही। इसमें आपने सिर्फ 4 लाइनें ही लिखनी थी। कॉटेज इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री वेयर अ मैन्युफैक्चरर, नंबर 1, उसका क्या हो, हैज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द लास्ट 12 मंथ अप टू 800,000 था, 8 लाख का हो। लोकेटेड इन, इस टर्नओवर कितना हो उसका, 8 मिलियन का। राइट। लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल कनेक्शन उसके नाम पे ना हो, और लेबर जो है वो 10 से ज्यादा ना। ये 4 कंडीशन लिखनी थी। अब जरा आंसर देखें क्या क्या लिखा गया है। कॉटेज इंडस्ट्री लिखाई ठीक है इस बच्चे की, इज लोकेटेड इन द विलेज और नॉन सिटीज एरियाज वेयर लेस नेसेसिटीज आर अवेलेबल टू दीज इंडस्ट्रीज। ये कहाँ जो है वो लिखा हुआ है लॉ में? यानी ये बात बढ़ाने वाली है ना। ये तो बात जो है आपसे सीधी ये कहा गया है कि वो रेजिडेंशियल एरिया में हो। आपने उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि उसका ये भी हो, उसका ये भी हो। मसलन ये बिल्कुल ऐसे ही मादरत के साथ मिसाल देने लगा हूं कि कोई किसी को कहे कि यार ये फला इंसान जो है ना वो एक कुत्ता आदमी है। अभी उसने बात की गुस्से में आके, वो उसके पास जाता है कि देखो, उसने तुम्हें भी कुत्ता कहा है, तुम्हारे अब्बू को भी कुत्ता कहा है, तुम्हारी अम्मी को भी कुत्ता कहा है, राइट, तुम्हारे दादे को भी कुत्ता कहा है।
तुम्हारे खानदान को कुत्ता कहा है और उसने कहा तुम इंसान हो ही नहीं। ऐसे ही है। क्यों तुम्हें, क्योंकि अगर तुम्हें कुत्ता कहा है तुम्हारा बाप भी कुत्ता होगा, इसलिए तुम्हारी माँ भी कुत्ती होगी। ये वही आपसे पूछी गई है बात कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या है। आप उसमें लिखा हुआ है कि जी वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, आपने पूरी कहानी रेजिडेंशियल एरियाज की कि बता दी विलेज में होना चाहिए या नॉन सिटी में। तो जिसका भी है, मैं मजाकन बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आपसे पूछी नहीं गई। 4 नंबर का क्वेश्चन था, लाइबिलिटी टू टैक्स, कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। ये पूछा गया, आपको कहा डिफाइन करो। आपसे डेफिनेशन मांगी जा रही है, आप उसके ऊपर क्या एक्सप्लेन कर रहे हो कि उसकी लाइबिलिटी। ये उस वक्त पूछा जाएगा कि जब कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स का बताएं, फिर आप बताएंगे कि कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन कैसे होगी, ये अलग चीज है। लेबर लिमिट, बेटा 4 नंबर के लिए हेडिंग बनाएंगे तो पेपर में आप करेंगे क्या, बाकी टाइम कहाँ जाया करेंगे। सिर्फ यही क्वेश्चन तो पेपर में नहीं होना ना। यहाँ सिर्फ 1 2 3 4 कंडीशन 4 लाइनों में होनी चाहिए थी। अब इसकी हेडिंग दे के फिर लिखा गया है कि जनाब नंबर ऑफ लेबर वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री शैल नॉट एक्सीड 10, फॉर एग्जाम्पल। फिर उसकी एग्जाम्पल भी दी है। यानी बात ठीक है, लेकिन ज्यादा बात, राइट, ये बात है। रेवेन्यू लिमिट, राइट। अब ये देखिएगा जरा, ये 9.8 मिलियन, अच्छा एग्जाम्पल दी हुई है। देखें इस बच्चे की कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है और इसको पता भी है क्या है। यानी यानी ये श्योर है कि इसको ये पता है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री क्या है। ये 100% श्योर है। समझ आ रही है ना। लैक ऑफ फैसिलिटीज, ये कहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ गैस, ही डोंट हैव एक्सेस टू द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल कनेक्शन का लिखा है, उसके नाम नहीं होना चाहिए। आपने सारे कनेक्शन काट दिए उसके। उसके कहा था इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उनका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। तो कहाँ जाके करे, अफ्रीका जाके काम करे फिर ये। कॉटेज इंडस्ट्री, an industry which produce goods and things at home or locally. Cottage industry is small business, usually contains 8 to 10 labor and revenue of cottage industry 8 million मैक्सिमम पर ईयर। ये भी गलत है। ये आप यूजली लॉ में शेल का वर्ड है ना। नॉर्मली ऐसे हो सकता है, नॉर्मली तो नहीं भाई, आप लिखेंगे ये चारों पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है। Cottage industry is defined when fulfillment of the each of the conditions। चल अंग्रेजी में थोड़ा सा मसला, काम चल जाएगा इससे भी, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरर, इसके लिए मैन्युफैक्चरर का वर्ड आना लाजमी चाहिए क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर के साथ है। अब मैन्युफैक्चरर हु फुलफिल्स द ऑल कंडीशंस, ये लिख सकते हैं आप। नो कनेक्शन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए। Cottage industry must be in the residential area. It is located in the semicolon, semicolon. Total labor force not more than 10। मसलन इसके नंबर को दे देगा एग्जामिनर, उसको अंदाजा हो जाएगा कि शायर कहना क्या चाह रहा है। टोटल असम्बल सप्लाई फॉर द ईयर, ये असम्बल सप्लाई का वर्ड का ईयर नेवर एक्सीड फ्रॉम 8 मिलियंस। एनुअल टर्नओवर का है, ये लफ्ज जो है वो ये होना चाहिए। ये डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जाम्ड गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स एग्जाम्ड गुड, ये ठीक है। हेडिंग 6 नंबर का था ये क्वेश्चन, आपने बता दिया शेड्यूल कौन सा है, इट्स ओके, ये ठीक है। इनवाइस, टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, ये ठीक है। समझ आ रही है। तो मैंने ऐसे जैसे कहा हुआ है कि इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ चीजें जो हैं मैं ये डिस्कस किया करूंगा ताकि आपको पता हो
कि लिखना कैसे है, गलती कैसे ठीक करनी है आपको। आज हमारे पास क्वेश्चन था ना, अब मिस्टर आबिद वाला, वो करवा दो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया था, ये आबिद वाला क्वेश्चन किया था? थोड़े से लोग बड़े हैं, जितने कल थे आज भी उतने ही हैं। जिन्होंने कल नहीं किया था उन्होंने आज भी नहीं किया। चलिए, ये तो गलत बात है ना। भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मानता क्या आपने ज्यादा नहीं कर दी? चलें। नहीं जी, आबिद खान साहब आ गए हैं हमारे पास। खान साहब से पूछते हैं कि इनका क्या मसाइल हैं। मिस्टर आबिद खान इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पजेज। कल हमने देखा था इसे। हमारे पास जो सप्लाईज है, तो इसके अंदर हमारे पास सप्लाईज तीन तरह की थी: टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड। अच्छा, इसमें एक, प्लीज, इसमें एक इशू ने मसला क्रिएट किया हुआ था जो कि टेक्निकली गलती है, एग्जामिनर को उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। मसलन ऐसे छोटे छोटे बच्चों से आप इतना बोझ ना उठवाएं कि वो बोझ ना उठा सके। यहाँ पर एक वर्ड टैक्सेबल का यूज हुआ है। नॉर्मली एग्जामिनर बताता होता है कि ये टैक्सेबल और जीरो रेटेड गुड्स में ये चीज इस्तेमाल हुई है, उसने बजाय ये कहने के उसने सिर्फ लिखा टैक्सेबल में इस्तेमाल हुई है और कुछ चीजें जो है वो जीरो रेटेड में, एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हुई। दो तरह की यहाँ पर चीजें मौजूद थी, जिससे कि हमें फिर यहाँ पर जो है ना एक मसला हमारे लिए पैदा हुआ कि भी यहाँ पर जीरो रेटेड के लिए फिर क्या है, ये कैसे गुड्स बनी, ये कहाँ गई? फिर ऐसे ही है ना, अगर आपने बता दिया कि जी ये चीजें यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं और ये एग्जाम के लिए, ये जीरो रेटेड, इसके लिए टैक्सेबल के लिए, तो जीरो रेटेड किधर गई? तो यहाँ फिर हमने एक अजम्पशन ली कि हम यहाँ टैक्सेबल से क्या मुराद है, जीरो रेटेड और टैक्सेबल दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, देखें, हमारा डिसएग्रीमेंट सोल्यूशन के साथ हो सकता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आध लाइन जो है वो ऐसे आ जाती है पेपर के अंदर, आई कैब की वेबसाइट जो है भरी हुई है गलतियों से। इसलिए ऐसे ही तनकीद करने से बेहतर है कि आप को एक आध लाइन की समझिए, आप अपने मुताबिक ट्रीटमेंट करें, दैट्स इट। अल्लाह ला खैर सलाह, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो अब इसके अंदर हमारे पास सप्लाईज जो थी, एक, दो और ये तीन तरह की सप्लाईज मौजूद हैं। परचेजेज जो थी हमारे पास, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर टैक्सेबल, और ये एग्जाम्प्ट, और ये पैकिंग मटेरियल था। ये दो तरह की हमारे पास इनपुट्स मौजूद थी। इसको हम अज्यूम करेंगे एग्जाम के अंदर कि ये टैक्सेबल और जीरो रेटेड दोनों के लिए ये है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में था टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये जो ऊपर गिवन थी, एन अमाउंट ऑफ 4225 अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 35%। यानी ये अमाउंट कितनी है? 65%। एज पर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ओनली। 10%, 10% से क्या मुराद है कि 90% वैल्यू होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे कि 4225 डिवाइडेड बाय 0.65 करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 0.90। तो इस वैल्यू को ऐड कर देंगे और 4225 जो गलत वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। आसान जिंदगी। जो चीज गलत है उसको माइनस कर दें, जो सही है उसको ऐड कर दें, यानी जो भी वैल्यू थी उसका 90% आपकी सप्लाई वैल्यू होगी।
आज सप्लाई वैल्यू के ऊपर भी हमने बात करनी है, जो मैंने कल क्वेश्चन आपको दिया था, जो आपने नहीं किया हो, वो वाला जो मैंने कहा था कल करेंगे। नहीं, हाँ, वो आपने पढ़ने के लिए दिया था क्वेश्चन। मैंने कल कहा था, चले, मैंने कल कहा था कि इस क्वेश्चन को, वैल्यू सप्लाई को कल करेंगे। हाँ, यही मैंने कहा ना, वो क्वेश्चन जो आपने नहीं किया, मैंने इसमें कोई एतराज नहीं किया, मैंने कहा वो क्वेश्चन जो आपने कल नहीं किया होगा, तो आपने नहीं किया, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। मैंने नहीं किया और आपने किया भी नहीं, तो कंफ्यूजन क्या है इसमें, कोई भी नहीं। उसके बाद है जी, गुड सप्लाइड अगेंस्ट विच एडवांस पेमेंट ऑफ दिस हैड बीन रिसीव्ड इन जून। जून में इसकी पेमेंट रिसीव हुई थी। हम किस महीने में हैं? अगस्त में, राइट। अब हमने देखना है कि वो जो हमारा बैग है, वो जो थैला है, उस थैले के अंदर ये अमाउंट जो पड़ी हुई है, ये पड़ी रहनी चाहिए या नहीं। 25 लाख की इसमें पड़ी हुई है। सवाल था यस और नो। एडवांस मिला था हमें जून में, हमने डिलीवरी कब की है, गुड सप्लाई कब की है, इस महीने में। तो टाइम ऑफ वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जून या अगस्त। एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एडवांस का कोई ट्रीटमेंट, या तो गुड्स मेड अवेलेबल हो या गुड सप्लाई कर दी जाए। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। तो ये सप्लाई किसकी थी, अगस्त की, अगस्त में ही पड़ी हुई है, तो लिहाजा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उसने टेस्ट किया था, मैंने भाई जो बैग में चीज पड़ी है और पड़ी भी होनी चाहिए, उसको तो नहीं निकालना। निकालेंगे किस चीज को, जो वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए। देखे ना, जैसे ये था, हमने कहा कि ये चीज गलत पड़ी हुई है, इसको ठीक करो, तो हमने उसको माइनस कर दिया, जो चीज होनी चाहिए उसको ऐड कर दिया, यानी उसको पहले वहां से निकाला, उसके पेज का से सेट किया, फिर दोबारा उसको वहां पर रख दिया। ये चीज तो ऑलरेडी ठीक थी। इज इट क्लियर? टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड कस्टमर अमाउंटिंग रुपीज 900,000। 9 लाख की चीजें वापस आई हैं। सेज रिटर्न कहाँ डालते हैं, वर्किंग टू में, राइट, वर्किंग टू में इसको लेके जाते हैं, लिहाजा हमारा जो वर्किंग टू में लेकर जाएंगे। और अगर क्वेश्चन में वर्किंग टू मौजूद नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ले जाएंगे। ठीक हो गया। नंबर 3 है जी, अ प्लांट कॉस्टिंग 2.7 million was commissioned into operation on this the plant is used for taxable supplies। इसको भी हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस वाज पेड इन कैश विच इंक्लूड सेल्स टैक्स अमाउंटिंग रुपीज दिस। ये था हमारा इनपुट है। अब ये जो इनपुट है, सवाल ये है कि ये इनपुट कहाँ जा रहा है, इसका तरीकेकार क्या होगा। क्या इसके मुतालिक ये एग्जामिनर ने बताया है कि ये टैक्सेबल में है, जीरो रेटेड में, या एग्जाम्प्ट में। तीनों फैमिलीज मौजूद है ना, और इसका पता भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको तीनों में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद है जी, इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड। ये किसी वर्किंग में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, क्वेश्चन में जाएगा। अगर हम इसका एनालिसिस करें इस क्वेश्चन का, तो हमें समझ आई, हमें जिस बात की समझ आई वो ये है कि हमारे पास परचेजेस हैं, राइट, जो टैक्सेबल में इस्तेमाल हो रही हैं और जीरो रेटेड में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, वो यहां भी जा रही हैं और यहां भी जा रही। उसके बाद उसने हमें एक नीचे एक प्लांट दिया है, वो टैक्सेबल में जा रहा है और जीरो रेटेड में भी जा रहा है। इसके बाद उसने हमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, जो टैक्सेबल में भी है, जीरो रेटेड में भी है और एग्जाम्प्ट में भी है। उसने कुछ और परचेजेस हमें दी हैं जो सिर्फ एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, राइट। फिर उसने हमें एक ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स दिया है, जो सिर्फ हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें अपोर्शनमेंट, कोई 2 की है, कोई 3 की है, कोई 1 की है, यानी इसमें कुछ आइटम्स 2 में जा रही हैं
कुछ तीनों फैमिलीज की हैं और कुछ सिर्फ एक फैमिली का है। जो एक फैमिली का हिस्सा है वो उसी एक फैमिली को देंगे, जो दो का है वो उन दो फैमिलीज को देंगे, जो तीन का है वो उन तीनों को देंगे। इसका मतलब हर इनपुट जो है वो अलग अलग आगे जा रहा होगा। इसका एक आसान हल तो ये है कि हम इसकी एक वर्किंग अलग कर लें, जो तीनों में इस्तेमाल हो रही है बिजली का बिल, इसकी वर्किंग अलग कर लें। ठीक है, यानी इन दोनों का अलग वर्किंग कर लें, इसकी अलग कर लें, तो दो हम वर्किंग एग्जाम में अपनी बना सकते हैं ताकि आसानी के साथ काम कर सकें। या एक ही वर्किंग के अंदर हम तीनों को उसकी अपोर्शनमेंट उनके वेट के मुताबिक अलग करते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। इज इट क्लियर? चलो, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। जी, ये फिगर तो आपने जेहन में रखनी है, और जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं किताब उनके सामने हो। ये है जी आबिद खान, और अटेम्प्ट कौन सी है? मार्च सितंबर 2018 का ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इनपुट टैक्स हमारा दो वाला जो है वो हम पहले उसको वो कैलकुलेट वो कर लेते हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, कितनी है? पहले क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है? परचेजेस, ये वाली, ये फिगर हमें पहले क्वेश्चन में से ये उठाना। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 25 मिलियन। ठीक है, ये उसका 18% आ गया। इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है? अनरजिस्टर्ड की तो है ही कोई नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तीनों में इस्तेमाल हो रहा है ना, इसलिए हमें अब टोटल यहां पर नहीं करना। ठीक है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? इससे ना मसला पैदा होगा। मैं एक व्हाइट बोर्ड पे ही करता हूँ उसको। बिस्मिल्लाह। देखें, W1 रेजिजुअल। अब यहाँ रेजिजुअल ना लिखें क्योंकि इसके अंदर लिखा भी जा सकता है क्योंकि दोनों में है। खाली एक टैक्सेबल में है ना, उसको रेजिजुअल तो नहीं कहेंगे ना। आप सिर्फ इसका नाम लिखें इनपुट टैक्स। ठीक है, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 25 मिलियन इंटू 4.5 मिलियन। सही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बताई इसने? नहीं बताया। दूसरा क्या है? परचेज फ्रॉम
फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो कुछ भी नहीं आएगा। परचेजेस फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, वो भी नील हो गई। ठीक है ना। प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्लांट भी दो जगहों पे इस्तेमाल हुआ है ना, उसको भी लिख सकते हैं। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट कितने का है? 486,000। और नेक्स्ट राउंड और इनपुट की कोई आइटम हो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन, यानी मैं ये जादू से नहीं लिख रहा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वहां से आ रही। ठीक हो गया। अब इसकी अपोर्शनमेंट अलग होनी है, ये प्लांट है इसकी अलग होनी है, इसकी अलग होनी है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और उसको हम वहां से फिगर्स को कुछ उठा लेते हैं अपोर्शनमेंट के लिए। क्योंकि वो बताया नहीं गया ना, बाकी हर हर चीज का अलग अलग बताया गया है। ये देखिए, इसका बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया हमें कि ये टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड में है। इसका भी बता दिया गया टैक्सेबल प्लस जी। इसका कुछ भी नहीं बताया गया। जब किसी, मैं वही कह रहा हूँ, जब नहीं बताया जाता तो फिर इसको तमाम एक्टिविटीज में ले जाया जाता है, टैक्सेबल में भी। क्या नहीं किया? क्या? सर इसमें प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बिल में इसने फॉर पेमेंट की परचेजिंग की और फुल टाइम वर्किंग टू नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने की हो। नॉर्मली इसका इनपुट जो होता है वो बिजली का मुझे सवाल करने दें। अगर मैंने ऐसी हरकत की होगी तो मैं उसकी आप सबके सामने माफी मांगू। भाई, अगर सवाल के अंदर ऐसी चीज है जिसका पता नहीं है और सप्लाईज एक से ज्यादा है, असूल ये है कि उनको आप तमाम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। पिछले 18 साल से मैं ऐसे ही करता आ रहा हूँ, और अगर मैंने ऐसा कर लिया है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ, और अगर आपने किया है तो अब तौबा ताइब हो। हम दोनों में से कोई एक बंदा गलत है। अगर कोई रूल मौजूद है और हम दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम दोनों में से कोई एक बंदा। से पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकिन वो इनपुट के अंदर ही हो जाता है मतलब तो यहाँ पर ये ऐड नहीं हुआ ना वो पहले ऐड करते हैं इनकी जो कन्फ्यूजन ही मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम ये करते थे, सुनिएगा, पहले हम ये करते थे कि जैसे ये 45 लाख है ना, इसके अंदर ही हम बिजली का बिल भी ऐड कर देते थे, तो फिर हम इसकी अपोर्शनमेंट करते थे। उस वो इसलिए करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि ये भी ए बड़ा छोटा और कवारा में जानी थी, ये भी बड़ा छोटा और कवारा में तीनों खानदानों का मिलना था। तो चूंकि ये दोनों तीनों खानदानों का था, इसलिए हम इनको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। अब मसला ये नहीं है, ये जो 45 लाख रुपया है ये दो खानदानों का है, ये बिजली का बिल तीन खानदानों का है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो आप यहाँ पर जो है वो हिस्सा जो तीन खानदानों का था वो इन दोनों में भी डाल देंगे, खराब करेंगे आप काम, और उसका जो है वो रिफंड में चला जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सही है। से सॉरी, थैंक यू। दिस इज अ गुड एटीट्यूड। ओके फाइन।
तो ये वाला यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छी बात है। ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने पिछला सवाल भी जहन में रखा हुआ है, जिसके अंदर कीना ज्यादा हो, वो समझता है कि पिछले सवाल में ये था अब ये है। अदरवाइज तो दूसरा बंदा जो है, जो भूल जाता है किसी चीजों को, उसको इट्स गुड पिछले सवाल का, यानी पिछली बात भी जहन में हो। ओके, अब आते हैं जी वर्किंग टू के ऊपर, कि हमारी अपोर्शनमेंट जो है वो होनी है। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट में क्या करना होता है आपने? पहला कॉलम सप्लाईज का, नंबर 1, उसके बाद उसकी वैल्यूज का, राइट। तीसरा आपके रॉ मटेरियल का, राइट। अब चूंकि यहाँ पर बिजली का बिल की वो इसका हिस्सा नहीं है, वो डिफरेंटली हो रहा है, तो आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल को अलग लिख लेंगे। और फिक्स एसेट को तो लिखना ही अलग होता है, बेशक वो 2 में हो या 3 में हो। ये आ गया, ये बात समझ आ गई सबको? सप्लाईज में हमारे पास कितनी सप्लाईज हैं? टिक जा भाई कहीं, तेरी मेहरबानी। हाँ, ये अब ठीक है। ले जी, सबसे पहले क्या आ गई हमारे पास? टैक्सेबल। ज्यादातर एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में टैक्सेबल सप्लाईज में ही मिलती हैं। रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, और एडजस्टमेंट, और सेल्स रिटर्न्स। चलो सवाल में को देखते हैं। नंबर 1, 15,115,118, 15,118, अब जीरो नहीं लगाना। 10,150, और एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट क्या थी? 4,225। देखिए माइनस करना ना, तो चुप करके 4,225 लिख ले। और ऐड क्या करना है? साइड पे कर लेना कैलकुलेटर पे। 4,225 डिवाइडेड बाय 0.65 इंटू 0.90। इसमें कसम लेने मैथ का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें टैक्स का कोई लेना देना नहीं। ये समझ आ रही? सबको नहीं आई समझ? तो क्या ऐड करेंगे? 585। अगर जवाब कैलकुलेटर माइनस में दे तो माइनस कर दे, जमा में दे तो जमा कर दे। क्या आंसर आ रहा है? 162.5। इतना? 125,000। सेज रिटर्न कितनी है जी? ये वाली। इसको भी टिक कर लिया, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। तो 900 की रिटर्न आ गई। तो पहली हमारे पास आ गई जी टैक्सेबल गुड्स 2, 5, नंबर 9, 3, और जीरो रेटेड 5,000 जी। exam 45. एग्जाम को 45. ये भी इनका सवाल ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि 2 की अपोर्शनमेंट करनी है, फिर तीसरे को करके फिर ऐड कर लें। ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 30,993। लेकिन आप एग्जाम के अंदर बजाय ये वाले काम करने के ना, आप अपने पैटर्न को फॉलो करें, कैलकुलेटर पे ठीक करते रहें, ताकि जिंदगी आसान हो। एग्जाम कितनी है? 45. 4,000। आपके ईमान के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये सारी।
35 499। ये हो गई। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास अब कितनी चीजें आ गई, जरा उसको, रॉ मटेरियल देखें जी, कितनी कौन कौन सी चीज आ गई हमारे पास। रॉ मटेरियल आ गया 4.5 मिलियन, कुछ हो गया इसके ऊपर, गड़बड़ हो गई है। एक हमारे पास आ गया जी प्लांट आ गया, और एक 3 फिगर आ गई। हम तीनों को इधर लिख लेते हैं। एक है हमारे पास रॉ मटेरियल 4.5 मिलियन, यहाँ नहीं राउंड करें। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 350,000, और फिक्स एसेट 486,000। ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो है प्लांट और रॉ मटेरियल, यहाँ तो पहले डैश लगा दें ताकि गलती ना हो, पहले ही डैश लगा दें। अब करना क्या है कि इन दोनों का हमें कैलकुलेटर पे टोटल करना है। इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे 25,993 प्लस 5,000, तो इसको आप करेंगे 25,993 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मिलियन। 3 4030। फिर आप पहले आपने इस अमाउंट को ऊपर रखा, अब इस अमाउंट को कर लें 5,000 डिवाइडेड बाय 25,993 प्लस 5,000 इंटू 4.5, कितना आ गया 725,9, ये आ गया। और इसी तरह आप इसको इस पे डिवाइड करें और अब इससे मल्टीप्लाई करें, नहीं इससे, इन दोनों को भी कर लें। 407। दूसरा आसान तरीका ये हो सकता है कि यहाँ आप चुप करके इसकी परसेंटेज यहाँ भी लिख लें, यहाँ भी लिख लें, यहाँ भी, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। जैसे आपका दिल है, जैसे आप खुश हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको उस पर लिख सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही है? थैंक यू। चलें जी। अब इसको, अब यहाँ 4.5 की बजाय क्या करना आपने, 486 और 48। जी, अब बताएं यहाँ क्या आएगा। 407,595, और यहाँ पे 78। 78। अब इसको तीनों में डिवाइड करना है आपने। ठीक है, अब इस दायरे को हम अरेज कर देते हैं। अब क्या तरीकेकार होगा, 25 को इस पे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के ऊपर ही, फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे और इस पे, जी बताइएगा। 256 49 3। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, ये दोनों जो है हमारे मिलके हमारा क्वेश्चन में इनपुट बन जाएगा, जिसके ऊपर के हमें 90% की रिस्ट्रिक्शन लगानी है। और इसमें हमें ब्रॉड फॉरवर्ड को भी ऐड करके फिर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगानी है। ये वाला जो है वो उसके बाद, यानी स्टेप 1 में ये होगा, स्टेप 2 में ये भी हमारा इनपुट होगा। उसके बाद ये सारे का सारा रिफंड में चला जाएगा, सारे का सारा रिफंड में चला जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फाइन। चलो, कल से आप प्रॉब्लम में थे। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं फिगर्स को उठा के तीनों को क्वेश्चन में ले जाएंगे। इन्हीं तीनों फिगर्स को
अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आबिद साहब को कॉल करते हैं। मिस्टर आबिद खान, फाइन कंप्यूटेशन सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024, जो भी महीना होगा वो आपने लिख देना। अब क्या होगा, देखें, पैटर्न पैटर्न पैटर्न, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड लेस फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स, ऐड फर्दर टैक्स, राइट। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड, फिर रिफंड। ये पैटर्न देहन में चलना चाहिए कि इसमें क्या होगा, उसी पैटर्न पे चलते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया होता है, वो फिर भी कहते हैं सर आप करें, आप पैसे हलाल करें। तो ये क्या बात हुई है कि आप हमें काम दे के आप नहीं करते? तो उनके लिए है ये। हाँ जी, आउटपुट टैक्स। तो इसमें तीन चीजें लिखेंगे, टैक्स एबल सप्लाईज कितनी थी, इसका वर्किंग टू का रेफरेंस दे दें। 25 कहाँ से आई थी ये वाली टैक्स, ठीक है, दिस वन 25993। 467। तो जीरो रेटेड गुड्स, exempt गुड्स, अब आ जाएगी इनपुट टैक्स। सबसे पहले अपोर्शनड लें, अपोर्शनमेंट नहीं, अपोर्शनड करें वर्ड यहाँ यूज। अब इन दोनों को आपने अलग अलग लिखना है, इन दोनों को अलग अलग लिख के क्या करना है, ऐड करना है। 37740, कॉमा गलत लगा हुआ है। याद रहेगा ये? 374, आप झाड़ती हैं आगे से। 4030 प्लस 256320। घर में भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहां भी झाड़ पड़ती है जी। जी दांत निकाल रहे हो, जब शादी होगी आपको समझ आएगी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। 4030 350, और इसमें करेंगे ऐड ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ से आ गया, मैं कोई कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे, हवा में क्वेश्चन करी जा रहा हूँ। ये वाला है, ये दिस वन। तो इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। 595, 595,000, 4625। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ 90% लिखना है या नहीं लिखना। तो सोचना जरूर है, कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, नहीं है। कहीं इसमें कमर्शियल इंपोर्ट तो नहीं है, कहीं इसमें एक्सपोर्ट तो नहीं है, जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड है। अब क्या जीरो रेटेड टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से ज्यादा है?
यानी ये हमारे पास है टोटल टैक्सेबल सप्लाईज हैं 25,993 और जीरो रेट कितनी है 5,000। तो इसको 5,000 को इस पे डिवाइड करना है हमने और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है, इसको टेस्ट लगाना कहते हैं, लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। कितना आंसर आ रहा है 16%। तो ये मैंने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कंडीशन मीट हो रही है, नहीं ना, यानी ये 50% से ज्यादा नहीं है, तो लिहाजा यहां पर क्या होगा 90% लगेगा। 50% से ज्यादा नहीं है तो 90% लगेगा। ये रूल आपने देखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने वैसे ही लिख देना है। तो लिखेंगे और 90, यानी ये इनपुट इसके 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4678,740 फोर टू टू दफल तो ध्यान से सुना करें, 421066। अब ये हम क्लेम करना चाह रहे थे, ये लिमिट लगी हुई है। अगर हम लिमिट के अंदर रहेंगे तो फिर हम कहेंगे यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि हम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कहते हैं ना कैंडे चरिया कर, ये कैंडा है, ये कैंडा समझते हैं ना उर्दू में, एक होता है गेंडा, एक होता है कैंडा। हम पंजाबी लोग जो है बोलते हैं यार कैंडे में रहा करो, यानी लिमिट, लिमिट में रहो। ये लिमिट थी, हम लिमिट से बाहर चले गए हैं। यानी ये क्या थी, ये हमारा कैंडा था, इसके अंदर रहेंगे तो इट्स ओके, कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगी। अब क्या हुआ है, हम कैंडे से बाहर सर्कल को क्रॉस कर लिया, तो हम क्या कहेंगे 4210,866 हम करेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मेरे क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस अब कैरी यहां लिखना नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड अब आएगा। तो ये आ जाएगा 467874। ये बगैर कैलकुलेटर के मैं हल कर सकता हूँ ये वाली फिगर तो, क्योंकि जब जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगेगी आखिरी डिजिट आपने उड़ा देना है। जैसे ही लिमिट लगेगी आपने आखिरी डिजिट को क्या करना है, क्योंकि इसका 10% आंसर आना ही आना। सब ये आसान तरीका है, जब भी लिमिट लग जाएगी आखिरी डिजिट आउटपुट का उड़ा दें, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से हमने क्या करना है, लेस फिक्स एसेट का उसको अलग करना है, इसमें भी वर्किंग टू का ही रेफरेंस देना है आपने। यस, दिस वन 407595। तो 407595 डबल लाइन क्यों लगाई आप, गलती है शाबाश। ये क्या है 60, और ज्यादा नहीं पी लिया आपने, 602779। असल में ना ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है कि सारे ही बोले तो अल्लाह ताला बात समझ सकते हैं। आप जब इकट्ठे बोलते हैं, कोई जीरो पे होता है, कोई टू पे होता है, तो मैं अभी 6 लिख रहा होता हूँ तो टू कान में आ जाता है मेरे। जी, अब इसमें करेंगे ऐड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ। जैसे ही जहां अमाउंट लिखनी है ना, फौरन सोचना है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन क्वेश्चन। तो कितना अनरजिस्टर्ड को सप्लाई थी हमारी, ये 110 1.5 10150 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 406,333 या कोई 000। ये क्या अंदाज है कि हर बात पे कहते हो तू क्या है। 466279 सेल्स पेएबल।
देखें कैसा जबरदस्त स्टाइल है, पैसे भी कमा रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, गपशप भी लगा रहा हूँ है। और अगर आप पास हो गए तो बराउल बरा, इंशाल्लाह। तो यहाँ क्या होगा, सेल्स टैक्स कैरीड फॉरवर्ड, वो कहाँ से आएगा हमारे क्वेश्चन में से। अब इन दोनों अमाउंट को लिखना है, इनका डिफरेंस 46, 25, 350 माइनस 42100000। 66, 660 कैसे हो सकता? 4210, 866 जी। बेटा एक मिनट, 4144। आप जब आर्टिकल्स करेंगे ना, फिर आपको फिगर बोलने की समझ आएगी। वहां हम इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं सीरियसली। हम किसी को फिगर जब बोलते हैं ना, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किसी को फिगर बोलनी कैसे है, 4 डिजिट बोलने हैं, 3 बोलने हैं या 2 बोलने हैं। हमारा सबका स्टाइल एक जैसा होता है जी। अब यहाँ आ जाएगा सेल्स टैक्स। अब उन तीनों को ऐड करना है, वर्किंग टू में इन तीनों को ऐड करना है। तो स्टूडेंट कहता है सर ऊपर नजर तो आ रही है, नहीं भाई, वहां हमने टोटल नहीं इसका किया ना। या तो यहाँ टोटल कर लें, तो फिर उसका रेफरेंस दे दें, क्योंकि ऊपर टोटल नहीं किया तो नीचे हमने उसका रेफरेंस वो देना होगा। तो वर्किंग टू अमाउंट बताइएगा। 8, एक मिनट, 3 3 करके बोलनी है। 853, टोटल नहीं बेटा, तीनों को अलग अलग करके बोलना। आप बोलेंगे 725970 49305। ये स्टाइल होता है कि अगर आपने, इसने बिल्कुल सही इसने ना मुझे बताया, देखें यहाँ 3 3 डिजिट थे ना, तो इसने 725 बोला, फिर 970। यहाँ 2 और 3 थे, इसने 49305 बोला। यहाँ 78 बोला इसने, फिर कहा 405। यानी किसी को समझाना भी एक आर्ट। यानी मैं को डांस करने के तो पैसे नहीं लेता ना, मैं बोलने के पैसे ले रहा हूं, तो बोलना एक आर्ट है, हर तरह से बोलने के पैसे नहीं मिलते। ये बात याद रखें। कितना आ गया आंसर? 853680। शाबाश। ये हमारा रिफंड है। तो ये 3 बातें उसने पूछी थी। पेएबल बताओ, कैरी फॉरवर्ड अगर है तो तीनों की तीनों हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आ गई है जी। आप देखें कितने मार्क्स का था? 14 × 1.8। टाइम देखें कितना इसको चाहिए। हाँ जी, 14 × 1.8, 25/2। ठीक है। देखें मुझे सारी खराफात के साथ बार बार इसको करने के बाद जो है 45 मिनट लगे होंगे, क्योंकि मैंने समझाया भी है, इसको किया भी है। लेकिन टाइम होता है ना, 1 मिनट, एक एक नंबर के लिए टाइम हम जो एलोकेट करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर लेना चाहिए था। अच्छा, एक चीज मैं और आपको एग्जाम का जो टिप्स बताना, एक टिप्स शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे पेपर में एक बात मेरा बेटा याद रखें, हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स × 1.8 × 60। तो 180 मिनट्स हमारे पास होते हैं और 100 नंबर होते हैं। ये बात याद रखें, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, मिसाल के तौर पे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसका अगर टाइम निकालेंगे तो 18 मिनट बनते हैं। लेकिन वो लिखा होगा कि लिस्ट डाउन द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी गेट रजिस्टर्ड एंड द इम्प्लीकेशन इफ नॉट रजिस्टर्ड। आप वो लिखेंगे तो ये 8 मिनट में हो जाएगा। ये वाला, ये हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन ने मुझे टाइम दिया,
एक्स्ट्रा टाइम इसने टाइम सेल किया मुझे, इसने टाइम मुझे सेल कर दिया। यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 18 मिनट लगने थे, लेकिन मुझे टाइम कितना लगा, 8 मिनट लगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे से टाइम मजीद बाय करेंगे, यही टाइम मेरा किसी और जगह यूज हो रहा होगा। समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को 8 मिनट में कर लें और कहें कि अब 10 मिनट मैंने आराम करना है क्योंकि इसका टाइम पूरा हो चुका है। ये क्वेश्चन, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ करना। तो क्वेश्चन के अंदर ट्रेड ऑफ हो रहा होता है। आप एक से टाइम ले रहे होते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे रहे होते हैं। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें उसके अंदर मूव कर रही होती है। तो अब जो क्वेश्चन आपने करना है, ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एबीसी वाला भी हो गया था ना? जेएस में एमएच और ये वाला रजिस्टर आ गया। ये नहीं किया, कल कर लीजिएगा। इसको लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर मेरा ख्याल है 3 से 4 क्वेश्चन सेम, और इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी ऐसे ही आया है मेरा ख्याल है। तो इसको लाजमी कीजिएगा ताकि हम इसको देखें कि इसको किस तरह से करना है। समझ आ गई ना? अच्छा, आपने जो करने का स्टाइल है, तसल्ली के साथ सिर्फ पहले ए को डिस्कस करना है, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। ठीक है? अच्छा, इसके साथ जो है वो आपका ये कर लिया था हमने। डन। और क्या था, और हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन था जो मैंने कल कहा था करके आना आपने। हाँ करिए। वैल्यू का एक क्वेश्चन था जो, ये फिर वही ओपन हो गया ये। अ, हाँ जी, 118 है ये, दिस वन। जी, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वैल्यू के रिगार्डिंग है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली वैल्यू की, अभी डेफिनेशन स्टार्ट नहीं की, स्टार्ट की नहीं अभी, करनी है अभी। कुछ डेफिनेशन की थी ना, आज हमने करनी है सप्लाई की। ठीक है, यानी सप्लाई वैल्यू की डेफिनेशन करनी थी और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हमारा ये भी टारगेट हो गया कल डेफिनेशन का, ये और ABCD, इनको भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।